हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग कारक विभक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। कारक विभक्तियाँ का मैंने प्रथमा पढ़ा दिया है, उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है प्रथमा, फिर भी आपको पढ़ लेना है, देख लेना है। आज मैं आप लोगों को द्वितीय विभक्ति से पढ़ाऊँगा। कारक विभक्तियाँ में द्वितीय विभक्ति यानी कि सूत्र भी है। ये कारक विभक्तियाँ को हम सूत्र भी कह सकते हैं। इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्म कारकः, कर्म कारकः द्वितीया विभक्ति, कर्म कारकः द्वितीया विभक्ति। तो कर्म कारक का हम लोग द्वितीय विभक्ति आज पढ़ने वाले हैं। ये कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे, हेडिंग डाल देना है। द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है आपका कर्मणि, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। पहला सूत्र का नाम है कर्मणि द्वितीया। देखिए, कर्मणि द्वितीय सूत्र में व्याख्या होगा, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो कर्मणि द्वितीया में हम व्याख्या में लिखेंगे, इसके व्याख्या में लिखेंगे क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए देखिए, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि राम आम खाता है, यथा में उदाहरण ले लीजिए आप, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो देखिए, वाक्य के अंत में क्रिया रहता है, क्रिया जो होता है वाक्य के अंत में रहता है। ठीक है, तो राम आम खाता है, ये खाना क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? इस खाना क्रिया का फल यानी ये खाना क्रिया किसके ऊपर हो रहा है? आम के ऊपर। तो आम हो गया कर्म कारक और इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगा के बना देंगे। यही हमारा सूत्र कह रहा है कि जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए आराम से। आप चीज से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता है सूत्र में। तो इसको बनाया जाए, राम का राम, आम है तो आम का आम्र होता है और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे आम में तो मोहलंत लगा दीजिए। इसमें मोहलंत लगा दिए, द्वितीय विभक्ति लग गया। खाता है क्या हो जाएगा? खादती, खादती। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। आप इस वाक्य में देखिए, ये यहाँ पे मारा, मारा क्रिया किसके ऊपर हो रहा है? रावण के ऊपर हो रहा है। तो रावण क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, जिसको इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। सॉरी, तो ये कर्म कारक हो गया रावण। रावण में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। राम का क्या होगा? रामः। अब रावण है तो रावण लिख देंगे। अब रावण में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कोचिन है तो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे मोहलंत, मोहलंत। मारा, मारा का संस्कृत हो जाएगा अहन। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र आपका कंप्लीट हुआ। देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे में कर्मणि द्वितीय कोई वाक्य दे देगा, डायरेक्ट संस्कृत में बना देगा कोई वाक्य, पूछेगा निम्नलिखित में किस में कर्मणि द्वितीय सूत्र है। तो जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण देख लीजिए आप,
जिसमें कर्म कारक लगा रहेगा समझिए उसी में वो कर्मणि द्वितीय सूत्र का उदाहरण है। जिसमें कर्म कारक लगा रहेगा, इसमें कर्म कारक होगा जिस वाक्य में, समझिएगा कि कर्मणि द्वितीय का क्या है, उदाहरण है, कर्म कारक होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा इसका सूत्र 2 नंबर। अब इसका दूसरा सूत्र है काला ध्वनु, काला ध्वनु रत्यंत संयोगे, काला ध्वनु रत्यंत संयोगे द्वितीया, द्वितीया इसका एक और नाम है, अथवा अत्यंत संयोगी द्वितीय भी बोल सकते हैं इसको हम। काला ध्वनु और अत्यंत संयोगी द्वितीय अथवा अत्यंत संयोगी द्वितीय, ये सूत्र का नाम है। सूत्र का नाम भी याद रखना बड़ी जरूरी है, क्योंकि सूत्र के नाम पर पूछता है क्वेश्चन। जैसे पूछ देगा निम्नलिखित में किसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र है, तो ये जो उदाहरण देख रहे हैं कर्म कारक का, जिस वाक्य में कर्म कारक आ गया डायरेक्ट संस्कृत में देता है, जिस वाक्य में कर्म कारक आ गया समझिए कि उसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, काला ध्वनु और अत्यंत संयोगी द्वितीय सूत्र जो है इसका व्याख्या क्या होगा? जिस काल और मार्गवाची शब्दों से, जिस काल और मार्गवाची, काल और मार्गवाची शब्दों से, काल और मार्गवाची शब्दों से, शब्दों से क्रिया का, क्रिया का अतिशय लगाव हो। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बहुत। क्रिया का अतिशय लगाव हो, लगाव हो उस काल और मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जिस काल और मार्गवाची शब्दों से क्रिया का अतिशय लगाव हो उस काल और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। यह हमारा व्याख्या हुआ, काला ध्वनु और अत्यंत संयोगी सूत्र का व्याख्या हुआ। तो ध्यान दीजिए सूत्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस काल और मार्गवाची शब्द से, कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द से क्रिया का अतिशय लगाव हो उस काल और मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है, कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और मार्गवाची शब्द में। ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें काल का बोध हो, समय का बोध हो और मार्ग का बोध हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाकर बनाएंगे। चलिए उदाहरण से इसको समझते हैं। यथा यानी जैसे, यथा माने जैसे होता है। पहला है उसने 1 माह तक व्याकरण पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, उसने 1 माह तक व्याकरण पढ़ा। आप ध्यान दीजिएगा कि इस वाक्य में काल का बोध हो रहा है। कितना बोध हो रहा है? 1 माह। तो इसी में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे हम। बनाया जाए उसने का 100 हो जाएगा, माह का मास होता है और इसमें द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए मोहलंत लगा देंगे। व्याकरण है तो व्याकरण का व्याकरणम, व्याकरणम पढ़ा, अपठत, अपठत भूतकाल में है क्योंकि भूतकाल में इसलिए अपठत। तो बाबू लोग एग्जाम्पल ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देना है आप लोगों को ज्यादातर। यहाँ से अनुवाद भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अनुवाद आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखना है एग्जाम्पल को भी। देखिए, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, यह नदी कोस भर टेढ़ी है।
यह नदी कोस भर टेढ़ी है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मार्ग का बोध हो रहा है। अब मार्ग का बोध क्या हो रहा है? कोस भर। तो ये मार्गवाची शब्द है कोस भर, इसमें द्वितीय विभक्ति लगा के बनाएंगे। तो यह है, तो यह का संस्कृत होगा यम, क्योंकि स्त्रीलिंग है ये, तो स्त्रीलिंग के लिए यम। नदी है तो नदी का संस्कृत हो जाएगा नदी। कोस भर का संस्कृत होता है क्रोस। और इसमें जब द्वितीय विभक्ति लगाइएगा ना तो आप म हलंत लगा दीजिएगा ऐसे, क्रोसम। टेढ़ी, देखिए गलत लिख दिए, टेढ़ी, टेढ़ी। टेढ़ी का होता है कुटिला, कुटिला। और है का संस्कृत हो जाएगा हमारा अस्थि। इयम नदी क्रोसम कुटिला अस्थि। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल की तरफ आप लोग को ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने पेपर और पेन लेकर के नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं याद कीजिएगा, तो ये सूत्र का नाम याद कीजिए और इसका उदाहरण देख लीजिए, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। और व्याख्या इसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या कर रहा है, किस में लगाने के लिए कर रहा है द्वितीय विभक्ति। तो मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। दो सूत्र हम लोग पढ़े हैं, इसमें आवश्यकता होगी तो इसके लिए एक और मैं पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2 बन जाएगा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का। ये भी मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र जिसका नाम है क्रिया विशेषणे द्वितीया। और इसको नोट नहीं कर पाइएगा आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए 3 नंबर मिटा दिया हूं, ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आप लोग को। चलिए 3 नंबर सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे शेषणे द्वितीया। तीसरा हमारा सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया। तो इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। जो शब्द क्रिया की, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए यह हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ। व्याख्या हो गया। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे, और क्रिया विशेषण पदों में द्वितीय विभक्ति। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय किस में लगेगा, तो क्रिया विशेषण में लगेगा, क्रिया विशेषण में। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यथा कहा जाए रामा लिख दिए, हाँ रामा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राधा मधुर गाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्रिया क्या है, गाती है। और इस गाती है का विशेषता कैसा है, मधुर गा रही है। मधुर, तो मधुर गा रही है, तो मधुर में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। यही है क्रिया विशेषण। चलिए बना दिया जाए। राधा मधुर है,
तो मधुर लिख दिए, इसमें द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए म हलंत लगा देंगे, मधुरम। गाती है का संस्कृत हो जाएगा गायती। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दूसरा उदाहरण। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे देखिए दौड़ना का विशेषता क्या बताया जा रहा है, घोड़ा का ये क्रिया है ना दौड़ना, तो दौड़ता है का विशेषता क्या बताया जा रहा है, तेज। घोड़ा का विशेषता है कि तेज दौड़ता है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। घोड़ा का हो जाएगा अश्व, तेज का तीव्र होता है, अब इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो मोहलन तीव्रम। दौड़ता है का संस्कृत हो जाएगा धावती। ठीक है, तो ये हमारा होगा पार्ट 1, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा, पार्ट 2 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पार्ट 1 है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कोई कमी दिखे तो कमेंट्स करके भी बताना है। धन्यवाद।